तो मतलब एक बात बताइए, आमतौर पे जब किसी बीमारी की बात आती है ना, तो हम इंसानों को एक अजीब सी सटीकता चाहिए होती है, बिल्कुल किसी मशीन को ठीक करने की तरह। हाँ बिल्कुल। जैसे एक्सरे में वो टूटी हुई हड्डी दिखती है ना, एकदम साफ। वही तो, डॉक्टर सीधे उंगली रखकर कहता है कि देखिए यहाँ खराबी है और इसे ऐसे जोड़ा जाएगा। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी हो, एक साफ समस्या और उसका एकदम सीधा समाधान। लेकिन सच कहूं तो ये सोच सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं रह गई है। हम अपनी पूरी जिंदगी को ही एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखने लगे हैं। हाँ, मतलब हमें लगता है कि जीवन में जो भी दुख या खालीपन है, वो कोई बग है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जिसे बस फिक्स किया जा सकता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। एक नया गैजेट, एक नई जॉब या कोई नया डाइट प्लान, हमें बस यही लगता है कि सही टूल मिल जाए तो जिंदगी एकदम एरर फ्री हो जाएगी। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है ना। जब हम इंसानी भावनाओं और रोजमर्रा की भागदौड़ को देखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। इंसानी अनुभव बहुत धुंधला और जटिल है। हाँ, और बहुत अनिश्चित भी। फिर भी हम लगातार उस अनिश्चितता को मिटाकर जीवन को जबरदस्ती परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं जो शायद नक्शे पर है ही नहीं। और इस अंधी दौड़ का ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। अगर हम दिमाग के विकास को देखें, तो प्राचीन समय में कबीलों में रहने वाले इंसानों के लिए समूह से अलग होना खतरे की घंटी था। बिल्कुल। जो परफेक्ट नहीं था या कमजोर था, उसे कबीले से निकाल दिया जाता था और उसका सीधा सा मतलब था मौत। हाँ, तो आज वो जंगली खतरा तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग का वो हिस्सा आज भी वैसे ही काम करता है। वो डर अब सोशल एक्सेप्टेंस या सामाजिक स्वीकृति में बदल गया है। तो मतलब हम परफेक्ट इसलिए नहीं दिखना चाहते क्योंकि हमें परफेक्शन पसंद है। बिल्कुल नहीं। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर हमारी कमियां सामने आ गईं, तो लोग हमें पीछे छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी हम जो परफेक्ट दिखने की होड़ में लगे हैं, वो असल में हमारा अपना डर है। हाँ, और इसी बात पर हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का विषय टिका है। हमारे पास 2 यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट हैं, जिनमें एक बेहद दिलचस्प जापानी जीवन दर्शन पर लिखी गई किताब का गहरा सारांश दिया गया है। जिसे वाबी साबी कहते हैं, राइट? एकदम सही। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन, इस भागदौड़ भरी, हर चीज को बेदाग दिखाने वाली दुनिया में अधूरेपन, टूट-फूट और साधारण चीजों में छिपी शांति को खोजना है। ये समझना है कि कैसे हमारी कमियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हमेशा सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश में ही हम जीवन का असली सुकून खोते जा रहे हैं? चलिए, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर वाबी साबी की नींव की बात करें ना, तो ये इस बात पर टिकी है कि पूर्णता या जो परफेक्शन है, वो एक भ्रम है। हम्म। प्रकृति की तरफ ही देख लीजिए। हाँ, वहां तो कुछ भी बेदाग नहीं होता। बिल्कुल। एक पेड़ कभी ज्यामितीय रूप से बिल्कुल सीधा नहीं होता। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बेतरतीब फैली होती हैं, कोई पत्ता आधा खाया हुआ होता है। सही बात है। फिर भी जब हम किसी जंगल में जाते हैं, तो हम उस पेड़ की आलोचना थोड़ी करते हैं कि ये परफेक्ट क्यों नहीं है। नहीं करते ना। हम्म। वो हमें खूबसूरत लगता है हम्म। क्योंकि वो ऑथेंटिक है, वो असली है। लेकिन यार, इंसानों के मामले में हम ये नजरिया भूल जाते हैं। बचपन से हमें एक खास सांचे में ढाला जाता है। एक बेदाग चेहरा, एक चमकदार घर, बिना किसी रुकावट वाला करियर। और अगर हम आज के डिजिटल युग को देखें, तो ये समस्या तो और भी विकराल हो गई है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी जिंदगी पर फिल्टर लगाकर उसे बेदाग दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट खाना, परफेक्ट रिलेशनशिप, सब कुछ एकदम। एकदम प्लास्टिक जैसा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये परफेक्शन हमें एक दूसरे से जोड़ता नहीं बल्कि दूर करता है। जब कोई हमेशा बहुत परफेक्ट बर्ताव करता है, तो एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि हम उस परफेक्ट मास्क को बनाए रखने में अपनी कितनी दिमागी ऊर्जा जला देते हैं। सच में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है इसमें। वाबी साबी हमें इस मास्क को उतारने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका सिखाता है। जापानी संस्कृति में एक कला है जिसे किंसुगी कहते हैं। अच्छा, किंसुगी, इसमें क्या होता है? तो जब मिट्टी का कोई बर्तन टूट जाता है, तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं? या तो उसे कचरे में फेंक देते हैं, या फिर किसी ऐसे गोंद से जोड़ते हैं ताकि दरार छिप जाए, मतलब बर्तन फिर से नया और परफेक्ट दिखे। बिल्कुल। लेकिन किंसुगी कला में वे उस टूटे हुए बर्तन को फेंकते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, वे दरारों को छुपाते भी नहीं हैं। तो फिर वे उन क्रैक्स को सोने या चांदी से भरते हैं। वे दुनिया के सामने उस टूट-फूट को हाईलाइट करते हैं। अरे वाह, सोना, मतलब सच में सोना भरते हैं? हाँ,
इसके पीछे का दर्शन ये है कि टूटने और फिर से जुड़ने की इस प्रक्रिया ने उस बर्तन को एक इतिहास दिया है, एक कहानी दी है। उस बर्तन ने कुछ झेला है और वो अब भी मौजूद है। और वो सोने की दरार उस बात का सबूत है। एकदम। और अब वो टूटा हुआ बर्तन किसी भी आम बेदाग बर्तन से कहीं ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो गया है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब दरारों पर शर्मिंदा नहीं होना है, उन पर गर्व करना है। बिल्कुल। और अगर इस किंसुगी को हम इंसानी जिंदगी पर लागू करें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ यार, हमारे जीवन के जो क्रैक्स हैं, चाहे वो कोई असफल बिजनेस हो, टूटे हुए रिश्ते हों या डिप्रेशन का कोई दौर हो, हम अक्सर उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। हम डरते हैं कि लोग इन दरारों को देखकर हमें रिजेक्ट कर देंगे। जबकि असल में इंसानियत का सबसे गहरा जुड़ाव इन्हीं दरारों के जरिए ही होता है। वाबी साबी यही तो सिखाता है कि अपनी कहानी को, चाहे वो कितनी भी अधूरी या टूटी हुई क्यों ना हो, उससे पूरी तरह से अपनाना ही असली खूबसूरती है। और जब हम खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जिसे दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। और जब ये साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है तो हम उन हजारों चीजों के पीछे भागना भी छोड़ देते हैं जो हमें परफेक्ट बनाने का झूठा वादा करती हैं। यह बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वाबी साबी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहीं से निकलता है, और वो है सादगी की विलासिता। हाँ, सादगी। स्रोतों में एक बहुत ही गहरी लाइन का जिक्र है कि कम का मतलब कमी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। लेस इज क्लैरिटी। बिल्कुल। आज की दुनिया में तो पूरी इकॉनमी इसी बात पर चल रही है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान, ज्यादा विकल्प ही खुशी का रास्ता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब इस बात को मान रहा है कि ज्यादा चीजें हमारे जीवन को आसान नहीं बनाती। वो बस कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक बोझ बढ़ा देती हैं, राइट? हाँ, मान लीजिए आपके पास 50 चीजें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 चीजें ही आपको असल में रोजमर्रा के जीवन में खुशी या वैल्यू दे रही हैं। तो बाकी की 45 क्या कर रही तो हैं? सिर्फ क्लटर है, कबाड़ है। एकदम। वे सिर्फ आपके घर की अलमारी में जगह नहीं घेर रही, वे आपके दिमाग में भी जगह घेर रही हैं, क्योंकि हर भौतिक चीज हमारा ध्यान मांगता है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या यूं कहें कि एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सादगी की बात करना कागज पर बहुत पोएटिक और सुकून देने वाला लगता है, लेकिन अगर हम इंसानी फितरत को देखें तो हम हमेशा चीजों को जटिल बनाने की ओर ही क्यों भागते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर कम में इतना ही सुकून है, तो क्या हम बिजी रहने को, व्यस्त दिखने को और चीजें जमा करने को अपनी अहमियत और स्टेटस से जोड़ बैठे हैं? क्या हम सादगी से डरते हैं क्योंकि सादगी में हमें खुद का सामना करना पड़ता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम जटिलता को महत्व समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि जो इंसान ज्यादा बिजी है वो ज्यादा सफल है। खाली समय या खाली जगह हमें डराती है, लेकिन बाहरी माहौल का सीधा असर हमारे अंदर के दिमाग पर पड़ता है। अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है तो आपका मन कभी शांत नहीं रह सकता। ये तो मैंने भी महसूस किया है। जब हम अपने जीवन से उन चीजों को हटा देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, चाहे वो अनचाहा सामान हो, जहरीले रिश्ते हों या अतीत के पछतावे हों, तो जो चीजें असल में जरूरी हैं वे खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाती हैं। इसका एक बहुत ही मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण स्रोतों में दिया गया है। जब हम छोटे थे तो टीवी पर सिर्फ 2 ही चैनल आते थे, DD1 और DD2। अरे हाँ, वे भी क्या दिन थे। उस समय कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, जो भी आ रहा होता था हम पूरा परिवार आराम से बैठकर देख लेते थे। विकल्प कम थे, लेकिन स्पष्टता बहुत ज्यादा थी। और आज के समय से उसकी तुलना कीजिए। आज हमारे पास नेटफ्लिक्स, प्राइम और अनगिनत OTT प्लेटफॉर्म्स है। टीवी पर हजारों विकल्प हैं। और नतीजा क्या होता है? हम आधा घंटा सिर्फ ये तय करने में निकाल देते कि आज क्या देखें। हाँ, एक ट्रेलर देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में बिना कुछ देखे थका हुआ महसूस करते हुए टीवी बंद कर देते या बस फोन चलाने लगते हैं। इसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं ना? बिल्कुल। ज्यादा विकल्पों ने हमारी आजादी नहीं बढ़ाई, बल्कि हमारी उलझन और तनाव बढ़ा दिया। तो सादगी असल में उस शोर को कम करने का टूल है। और जब हम उस बाहरी और भीतरी शोर को कम कर देते हैं, जब हम स्क्रॉल करना बंद कर देते हैं, तब हम जीवन के सबसे बड़े सच को साफ साफ देख पाते हैं। वो सच जिससे हम हर पल भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, अस्थिरता, कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ टेम्परेरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि इंसानों के दुखों का सबसे बड़ा कारण बदलाव नहीं है, बल्कि बदलाव का विरोध करना है,
रेजिस्टेंस। हाँ, हम हर अच्छी चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहते हैं। सफलता, रिश्ते, युवावस्था, हम चाहते हैं सब एक जगह फ्रीज हो जाए। लेकिन वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि हर चीज टेम्परेरी है, चाहे वो बहुत बड़ी खुशी हो या बहुत गहरा दुख। मतलब जो आता है वो जाएगा। ये बात सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी आजादी है। बिल्कुल है। या मैं एक तुलना करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिंदगी एक समंदर की तरह है। जब हम सतह पर होते हैं तो लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, बहुत शोर होता है, और कभी कभी तूफान भी आता है। हाँ, अगर हम सिर्फ उन लहरों को देखेंगे और हर लहर से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा डर और बेचैनी में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम समंदर की गहराई में जाएं तो वहां हमेशा एक शांति और ठहराव होता है। एकदम। और वाबी साबी हमें लहरों पर रिएक्ट करने के बजाय गहराई की उस शांति को अपनाना सिखाता है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। और उस गहराई तक पहुंचने के लिए वाबी साबी हमें प्रकृति से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखने को कहता है। अच्छा, कौन से 3 सबक? प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है क्योंकि वो कभी किसी चीज का विरोध नहीं करती। पहला सबक है कि विकास में समय लगता है। एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। वो जल्दी नहीं मचाता। हाँ, वो बगल वाले पेड़ से अपनी तुलना नहीं करता कि वो मुझसे लंबा क्यों हो गया। और हम इंसानों को देखिए, हमें लगता है कि अगर 30 की उम्र तक हमने घर नहीं खरीदा, अच्छी जॉब नहीं मिली, तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम अपनी टाइमलाइन को सोशल मीडिया पे दूसरों की टाइमलाइन से नापते रहते हैं। और दूसरा सबक क्या है? प्रकृति का दूसरा सबक ये है कि हर दौर, हर मौसम का एक मकसद होता है। पतझड़ में जब पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो पेड़ मरता नहीं है। बाहर से तो वो खाली और कमजोर ही लगता है। हाँ, लेकिन असल में वो अपनी ऊर्जा को जड़ों में समेट रहा होता है ताकि नई शुरुआत कर सके। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब निराशा के दौर आते हैं तो वे हमें नया आकार देने के लिए आते हैं। बहुत ही गहरी बात है। और तीसरा सबक? तीसरा सबक है कि नदी कभी चट्टानों से लड़ती नहीं है। जब नदी के रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाता है तो वो उससे बहस नहीं करती। वो अपना रास्ता खुद बनाकर उसके बगल से बह निकलती है। एकदम फ्लो डोंट फोर्स। जो हालात हमारे हाथ में नहीं है उनसे लड़ने के बजाय उनके साथ बहना सीखना। जो भी हालात हों, ये मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए कि ये भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। बिल्कुल, ये एक विचार किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में हमें शांत रख सकता है। लेकिन यार, अगर हम प्रकृति की इस गति को देखें तो ये बहुत धीमी है। पेड़ धीरे बढ़ता है, मौसम धीरे बदलते हैं। में डिलीवरी चाहिए, तुरंत खाना चाहिए, रातों रात कामयाबी चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस तेज रफ्तार ने हमें एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां हम सिर्फ दौड़ रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। गति से हमेशा तनाव पैदा होता है। शरीर और दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, जबकि धीमेपन से अवेयरनेस या जागरूकता आती है। हाँ, लोग अक्सर स्लो लिविंग को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है काम करना छोड़ देना या आलसी हो जाना। सच कहूं तो मुझे भी अक्सर यही लगता है। मेरी एक उलझन यह है कि क्या ये स्लो लिविंग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही सफल हैं? आपका मतलब है कि ये एक लग्जरी है? हाँ, एक आम इंसान जो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक नौकरी करता है, लोकल ट्रेन के धक्के खाता है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, वो स्लो लिविंग कैसे अपनाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहीं पर वाबी साबी का नजरिया काम आता है। स्लो लिविंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम धीरे धीरे करें या जिम्मेदारियों से भागें। तो फिर क्या है? इसका मतलब है प्रेजेंस, वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना। आप जो भी कर रहे हैं उसे बिना किसी भटकाव के करना। बाहर की गति को धीमा करने से ज्यादा अंदर की हड़बड़ाहट को शांत करना। अच्छा, तो एक आम मंगलवार की सुबह ये स्लो लिविंग कैसी दिखेगी? उदाहरण के लिए चाय पीने की छोटी सी आदत को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग जब चाय पीते हैं तो एक हाथ में फोन होता है, वे मैसेज चेक कर रहे होते हैं, और दूसरे हाथ से मशीन की तरह चाय पी रहे होते हैं। पता ही नहीं चलता कि चाय का स्वाद क्या था। वाबी साबी कहता है कि जब आप चाय पिए तो सिर्फ चाय पिए, फोन को दूसरे कमरे में रख दें, कप की गर्माहट को अपनी उंगलियों पर महसूस करें, उसकी खुशबू पर ध्यान दें। हाँ, पहली चुस्की को महसूस करें। ये 5 मिनट की स्लो लिविंग है जिसके लिए आपको पहाड़ों पर जाने की या करोड़पति होने की कोई जरूरत नहीं है। स्रोतों में ना एक बहुत ही रोचक और थोड़ी डरावनी प्रैक्टिस का भी सुझाव दिया गया है। हर रोज 10 मिनट तक कुछ नहीं करना, डू नथिंग। हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आज के समय में ये सबसे मुश्किल काम है। बिना फोन, बिना किसी किताब, बिना किसी एजेंडा के बस चुपचाप बैठना। जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी ना,
तो एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। लगा जैसे समय बर्बाद कर रहा हूं। वो बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग को हर सेकंड डोपामिन या किसी नई जानकारी की लत लग चुकी है। सही कह रही हैं। लेकिन जब हम उस बेचैनी को पार कर लेते हैं तो यही वो समय होता है जब हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। हम बाहरी शोर से कटकर अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो हमारे रिश्तों में भी एक नयापन आ जाता है। हाँ, हम घर में चमक धमक वाली नई चीजें नहीं ढूंढते। हमें वो पुराना थोड़ा सा रंग उतरावा मग ज्यादा प्यारा लगने लगता है। क्योंकि उसमें एक ऑथेंटिसिटी है, यादें बसी हैं। इसी तरह हम इंसानों में भी परफेक्शन नहीं खोजते, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि दुनिया के सामने परफॉर्म करना और असल में जीना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम सारी जिंदगी दुनिया के सामने एक परफेक्ट इंसान का नाटक करते रहते हैं। ये दिखावा हमें शायद लाइक्स दिला दे, लेकिन सुकून नहीं दे सकता। और जब हम ये नाटक बंद करते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तब हम दूसरों से सच्चा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। यही वाबी साबी का असली सार है। जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे लगातार फिक्स करते रहना है। कमियों को स्वीकारना, सादगी को अपनाना और अपनी रफ्तार को धीमा करके हर छोटे पल को गहराई से जीना, यही एक खूबसूरत और शांत जीवन का रास्ता है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो वाबी साबी सिर्फ एक जापानी विचार नहीं है, ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये हमें ये भरोसा दिलाता है कि हमें खुद को हर वक्त अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं, जिन भी कमियों और दरारों के साथ हैं, हम काफी हैं। इस शोरगुल वाली दुनिया में जहां हर कोई हमें ये बताने में लगा है कि हम में क्या कमी है, वाबी साबी बड़े प्यार से कहता है कि आपकी कमियां ही आपकी खासियत हैं। एकदम सही। और इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं एक नए और उत्तेजक विचार के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। बताइए। हमने इंसानी जीवन में कमी और टूट-फूट को अपनाने की बात की, लेकिन जरा सोचिए, आज हम जिस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। हाँ, हम एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर चीज को परफेक्ट और एरर फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी गलती के लिखे गई ईमेल, मशीन से बने बेदाग चेहरे, एकदम परफेक्ट दुनिया बनाने की होड़। अगर वाबी साबी हमें ये सिखाता है कि असली खूबसूरती और गहराई हमारे अधूरेपन में है, तो जरा सोचिए, एक ऐसे भविष्य में जहां टेक्नोलॉजी हर चीज को पूरी तरह से परफेक्ट बना देगी, क्या हमारी ये खामियां और हमारी गलतियां ही वो इकलौती चीज नहीं बचेंगी जो ये साबित करेंगी कि हम मशीन नहीं बल्कि इंसान हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। अगर हम अपनी सारी कमियों को मिटा देंगे, तो क्या हम अपनी इंसानियत को भी नहीं मिटा देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।